हेलो एवरीवन, जय हिंद। अगर आपने नाउन को डिटेल में पढ़ लिया हो और बारीकी से सारी चीज़ों को समझ लिया हो, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, तो अब आप थोड़ा सा एडवांस की तरफ मूव कर सकते हैं। एडवांस से क्वेश्चन सीजीएल, सीडीएस में तो आते ही हैं। बैंक के जो एग्ज़ाम होते हैं, बैंक क्लर्क या बैंक पीओ, इनमें भी एडवांस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी पीजीटी में तो खासकर। अब ये एडवांस नाउन क्या है, आज हम उसी के बारे में थोड़ी बारीकी से बात करेंगे, तो ज़रा ध्यान से चीज़ों को देखते रहिएगा। कुछ वर्ड्स जो हैं वो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और अक्सर उनके यूजेस में हम छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं। तो पहला है हमारे पास जो वर्ड आया है हमारे पास, दैट इज अफेक्ट एंड इफेक्ट। तो इसको समझने की ज़रूरत ये है कि अफेक्ट जो है वो वर्ब है और इसका मतलब होता है ब्रिंग चेंज, प्रभाव लाना, और इफेक्ट जो है वो नाउन है और ये सिर्फ प्रभाव की तरह यूज होता है जहाँ पर पोजीशन ऑफ वर्ब होगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो है वो है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो सिर्फ रूल्स रटते हैं, वो रूल को घोंट डालते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें हम पोजीशन पे बात कर रहे हैं तो उन्हें कहाँ से समझ में आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रूल्स के साथ साथ थोड़ी अपनी रीडिंग स्किल पे काम करिए ताकि आपको पढ़कर समझ में तो आए। अगर वाकई ही नहीं समझ में आया है तो वो गलत है या सही है, इसका निर्णय लेना तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर जो अगर वर्ब की पोजीशन होगी तो दैट विल बी अफेक्ट, और अगर नाउन की पोजीशन होगी तो इफेक्ट। हालांकि इफेक्ट वर्ब का भी काम करता है कभी कभी, जब इसका अर्थ होता है कार्यान्वित करना, किसी चीज को कार्यान्वित करना, दैट इज इफेक्ट। अफेक्ट प्रभाव लाना या ब्रिंग चेंज, इफेक्ट सिर्फ प्रभाव और इफेक्ट अगर वर्ब का काम करता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज को कार्यान्वित करना। ध्यान रखिएगा इसके यूजेस में। प्रैक्टिस, प्रोफेसी और एडवाइस, ये तीन वर्ड ऐसे हैं जिनमें अगर एस लगा हो, यहाँ पर एस हो, तो ये वर्ब का काम करते हैं, और अगर इनमें सी आया हो, प्रैक्टिस, प्रोफेसी एंड एडवाइस, तो ये तीनों नाउन का काम करते हैं। मैं फिर से बता दूं कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये रीडिंग स्किल पे हैं। आप पोजीशन देखकर अगर ये समझ में आएगा आपको कि यहाँ पे वर्ब चाहिए था, देन ओनली यू कैन डू दिस। दैट्स व्हाई इसको हम एडवांस ग्रामर में थोड़ा देखते हैं। फिर हम और देखें, बिलीव, सेव एंड प्रूव, जहां पर वी आया है ये आपके पास तीनों वर्ड वर्ब हैं, और जब हम नाउन की बात करते हैं तो हमारे पास है बिलीव, सेव एंड प्रूफ, ये नाउन की पोजीशन पर है। आपको ध्यान रखना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें जरा से चेंज से उनका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है, वो डिफरेंट फॉर्म में जो है वो वर्ब और नाउन में डिफरेंट फॉर्म में रहते हैं, और जब हम किसी सेंटेंस में उनकी पोजीशन चेक करेंगे देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कि ये वर्ब की जगह है या ये नाउन की जगह है। तो अफेक्ट, इफेक्ट, प्रैक्टिस, प्रोफेसी, एडवाइस, बिलीव एंड बिलीव, सेव एंड सेव, प्रूव एंड प्रूफ। ध्यान रखिएगा ये सारे वर्ब हैं और ये नाउन। हम थोड़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स में अगर हम आगे और चलें तो ये बहुत ही नॉर्मल से है, जो हम डे टू डे लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं उसमें कभी कभी हम मिस्टेक कर देते हैं। काजिन के साथ हम ब्रदर या सिस्टर वर्ड का यूज़ नहीं करते, काजिन इज काजिन। ब्लंडर इज ऑलरेडी वेरी बिग, तो ब्लंडर के साथ बिग ब्लंडर नहीं बोलना है, बिग नहीं यूज़ करना है। यस, समटाइम यू कैन यूज़ हिमालयन ब्लंडर, दैट कैन बी डन। मॉब पहले से ही एंग्री होता है तो उसके लिए एंग्री मत लगाइए, एंग्री क्राउड कह सकते हैं, बट एंग्री मॉब बोलना इज नॉट अप्रोप्रिएट क्योंकि मॉब पहले से ही गुस्से में ही है। कुछ और यूजेस जैसे नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना, अब उसको बैड ड्रीम बोलने की बजाय हम नाइटमेयर बोलेंगे। मिसोजिनिस्ट, जो महिलाओं से घृणा करते हैं उनके लिए वर्ड है हमारे पास मिसोजिनिस्ट, तो उनको विमेन्स हेटर बोलने की जरूरत नहीं है।
अगर ये देखिए, ये जो है, ये हमारे इंग्लिश में ये जुगाड़ू हैं। जब हमें नहीं आता कि नाइटमेयर बोलते हैं तो हम बैड ड्रीम बोल देते हैं। हमें नहीं आता कि हाँ, महिलाओं से जो घृणा करते हैं उनको मिसोजिनिस्ट बोलते हैं, तो हम विमेंस हेटर यूज कर देते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे वर्ड जो हैं, क्योंकि जो एक एग्जैक्ट वर्ड है अगर हमें वो नहीं मालूम है तो हम उसकी जगह कोई ना कोई वर्ड फैब्रिकेट करके बोलते हैं। ये भी अगर हम बात करें एक अच्छी इंग्लिश की, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांस इंग्लिश। अब हम थोड़ा और देखें तो देयर आर subtle differences in these words. weather और climate. वेदर जो है वो दिन में 4 बार बदलता है। भाई हम प्रयागराज में रहते हैं, कभी बारिश हो गई तो हल्की सी ठंड लगने लगी, फिर अगर धूप निकली तो गर्मी लगने लगी। वेदर चेंजेबल है। क्लाइमेट जो है, किसी भी जगह का क्लाइमेट, वहाँ का एक फिक्स जो है वो क्लाइमेट होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं ठंडे प्रदेशों की, तो क्लाइमेट होता है ठंडा, वेदर ठंडा नहीं होता। वेदर तो कभी कभी प्रयागराज में भी ठंडा हो जाता है। तो कभी कभी आप जब कहते हो कि वहां का डैश मुझे सूट नहीं करता, तो क्लाइमेट सूट नहीं करता, वेदर तो चेंजेबल है। स्किल और टैलेंट। स्किल जो है हम अक्वायर करते हैं, दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया, कि बच्चों को जो युवा हैं उनको स्किल सिखाएं ताकि वो रोजगार के नए अवसर जो हैं वो ढूंढ पाएं। और टैलेंट जो है वो नेचुरल होता है, हर व्यक्ति में कुछ जो है वो एक इंट्रिंसिक टैलेंट होते हैं। कोई गला अच्छा है, कोई नाच में अच्छा है, किसी का दिमाग अच्छा है, तो टैलेंट जो है दैट इज नेचुरल। एनवी एंड जेलसी। अगर किसी और की चीज देखकर आपका मन ललचाने लगे, जो उसे हम एनवी कहते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोसी ने कार खरीदी है और आपको बड़ी ईर्ष्या हो रही है, लग रहा है बताओ ये इसने कार खरीद ली। तो जब हम दूसरे की चीज को देखकर हमें ईर्ष्या होती है, दैट इज कॉल्ड एनवी। और जेलसी कब होती है? जेलसी तब होती है जब हमारी कोई चीज किसी और के पास चले जाए तो हमें फिर जेलसी होती है। जैसे कभी क्या अक्सर ही होता है कि हमारा कोई अच्छा फ्रेंड हो और वो किसी और से दोस्ती कर ले, तो फिर मन ही मन में हमें जेलसी होने लगती है कि ये अब देखो उससे दोस्ती कर ली है। देखिए एनवी, दूसरों की चीज़ों को देखकर हमें एनवी होती है, और जेलसी होती है। महिलाएं जो है अक्सर अगर उनके हस्बैंड किसी दूसरी महिला से बात करते हैं, उनके हस्बैंड अगर दूसरी महिला से बात करते हैं तो उन्हें एनवी नहीं होती, उन्हें जेलसी होती है। हेल्थफुल, जो स्वास्थ्यवर्धक हो दैट इज हेल्पफुल, और जो स्वस्थ हो दैट इज हेल्दी। एक हेल्दी लाइफ के लिए आपको हेल्पफुल चीजें जो हैं खानी चाहिए, दैट इज हेल्पफुल इज स्वास्थ्यवर्धक एंड हेल्दी इज स्वस्थ। अब जो सबसे ज्यादा हम गलत यूज करते हैं दैट इज प्राइड, प्राउड एंड प्राउडी। प्राउडी इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, प्राउडी कोई वर्ड ही इंग्लिश में नहीं एग्जिस्ट करता। नाउन के फॉर्म में प्राइड है, प्राइड, और एडजेक्टिव के फॉर्म में प्राउड है। प्राउडी कोई वर्ड नहीं है। इसे आप इंडियन इंग्लिश का ओरिजिन समझ सकते हैं, क्योंकि हमें जब भी बोलना होता है कि वो बड़ा घमंडी आदमी है, घमंडी, तो हम कहते हैं ही इज अ प्राउडी मैन या ही इज वेरी प्राउडी। प्राउडी इज नो वर्ड। आप अगर प्राउडी बोलना चाहते हैं तो आपके पास और दूसरे वर्ड हैं, आप वो बोल सकते हैं, जैसे सुपरसिलस, हॉटी, कैवेलियर, स्नॉबिश, बट प्राउडी मत बोलिएगा। प्राइड नाउन है और प्राउड एडजेक्टिव, और प्राउडली कह देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा, बट प्राउडी वर्ड नहीं है। हालांकि कम्युनिकेशन में आप यूज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बट ग्रामर में उसको यूज नहीं करना है। इंग्लिश टीचर नहीं होता, अंग्रेज टीचर के पहले इंग्लिश लगाया। अब अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? इंग्लिश टीचर का क्या मतलब हुआ कि अंग्रेज टीचर, तो अंग्रेज टीचर नहीं होता, टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। यहां पर मैं थोड़ा सा उन बच्चों को
रीडिंग स्किल के बारे में बता दूं कि जब भी हम एक नाउन यहाँ लिखें और फिर ऑफ लगाएं और एक और नाउन लिखें, तो जब भी आप इसे हिंदी में जब आप रीडिंग करते हैं तो क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस जब आप हिंदी में रीड करेंगे तो इसको क्रॉस कर लीजिए। पहले ये वाला इधर और ये वाला इधर, उल्टा पढ़िए। जैसे अब हमने लिखा टीचर ऑफ इंग्लिश, तो मैंने कहा क्रॉस कर लीजिए। तो पहले कहिए अंग्रेजी, फिर कहिए का और फिर टीचर। जैसे ही हम ऑफ लगाते हैं तो क्रॉस पढ़ते हैं और क्रॉस ही लिखते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो गंगा का पानी, तो हम गंगा का पानी, तो पहले लिखिए पानी, द वाटर ऑफ गंगा, द गंगा। अब पढ़ना है इंग्लिश में तो इंग्लिश में भी उल्टा पढ़िए। कहिए इधर और फिर पढ़िए गंगा का पानी। ये क्रॉस हो जाता है जब ऑफ लगा होता है। तो इंग्लिश टीचर नहीं, द टीचर ऑफ इंग्लिश। इसी तरह से फैमिली मेंबर, अब पढ़ें परिवार सदस्य नहीं, परिवार का सदस्य, द मेंबर ऑफ फैमिली। ये कुछ सिली सी मिस्टेक है। ये हम जो है अगर थोड़ा सा हम ध्यान दे दें तो हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो हमने डिफरेंस देखा, वेदर और क्लाइमेट, स्किल टैलेंट, एनवी एंड जेलसी, हेल्पफुल एंड हेल्दी, प्राइड और प्राउड, प्राउडी इज नो वर्ड, एंड इंग्लिश टीचर, फैमिली मेंबर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो वहाँ पर, हालांकि ये मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी आपको कि आप उसमें भी गलत ग्रामर बोलिए, नहीं, बिल्कुल नहीं बोलिए। बट समटाइम इट हैपन्स कि हमारा सामने वाले को समझा लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है बजाय इसके कि हम ग्रामर की शुद्धि की बात करें। लेकिन जब हम अच्छी इंग्लिश लिखने या बोलने की बात करते हैं तो ग्रामर की छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना जो है वो ज़रूरी है। थोड़ा हम और देखें। अब अगर आप बैंक का पेपर देते हो या इन फ्यूचर कोई भी MBA से रिलेटेड कोई भी अगर आपको एग्ज़ाम देना है, कैट मैट जैट और एनी अदर लोकल एग्ज़ाम, तो आप पैरेललिज्म ज़रूर पढ़ लीजिएगा नाउन से रिलेटेड, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये पैरेललिज्म के बारे में ही बात करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैरेललिज्म? पैरेललिज्म को हम कहते हैं हिंदी में समानांतर। अब हमारे पास दैन, एंड, और, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट पैरेललिज्म के हैं। इनकी शर्त ये है कि भाई इनके दोनों तरफ बराबर पार्ट ऑफ स्पीच यूज हो। अगर इधर नाउन यूज किया है तो इधर भी नाउन आए, अगर इधर एडजेक्टिव यूज किया है तो इधर भी एडजेक्टिव का ही यूज हो। मैं फिर से बता दूं, पैरेललिज्म और पैरेललिज्म अभी आपको बहुत सारी जगहों पे आप पढ़ेंगे। हर चैप्टर में पैरेललिज्म है। टेंस को लेकर पैरेललिज्म है, जीरेंड और इन्फिनेटिव को लेकर पैरेललिज्म है। पैरेललिज्म बहुत सारी जगहों पे एडजेक्टिव की डिग्रीज में पैरेललिज्म है। लेकिन अभी हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दैन, एंड, और, ये तीन ऐसे हैं जो जिनकी ये डिमांड होती है कि इनके दोनों साइड इक्वल जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच आने चाहिए। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच बच्चा पढ़ता ही कहाँ है, वो उसको इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो सीधे स्टार्ट कर देता है ग्रामर के रूल पढ़ना। लेकिन जब क्वेश्चन इससे आएंगे तो फिर हम कैसे हैंडल करेंगे? तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्ट ऑफ स्पीच जानने के लिए हम कई बार वर्ड का सफिक्स देखते हैं। जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे। जैसे अगर ENCE या ANCE वाले जो वर्ड होते हैं वो नाउन होते हैं, और अगर हम उनको ENT या ANT में चेंज कर दें तो वो एडजेक्टिव हो जाते हैं। अब इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट, प्रूडेंस, प्रूडेंट, एरोगेंस, एरोगेंट। अब आप कई एग्जाम्पल हैं आपके पास, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। एक्शन, ION, ये भी नाउन सफिक्स हैं, और हम इनको IVE में चेंज कर दें तो ये एडजेक्टिव हो जाते हैं। एक्शन, एक्टिव, सिलेक्शन, सेलेक्टिव, तो एडिक्शन, एडिक्टिव, ये भी देखिए, ये भी ION वाले नाउन और IVE वाले एडजेक्टिव। नेस वाले वर्ड जो हैं वो नाउन होते हैं, डार्कनेस, स्वीटनेस। और अगर हम लेस
कर दें तो एडजेक्टिव। देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि नेस इज नाउन एंड लेस इज एडजेक्टिव। नेस और नेस जो है वो नाउन है और लेस जो है वो एडजेक्टिव है। तो केयरलेस एडजेक्टिव, डेंजर नाउन है और डेंजरस एडजेक्टिव। OUS FUL फुल, ये जो है ये एडजेक्टिव सफिक्स है। पीस, देखिए पीस नाउन है और पीसफुल एडजेक्टिव। आपको अगर आपके सामने कोई वर्ड आया है, भाई पैरेललिज्म कहता है कि दोनों तरफ इक्वल पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए। अब अगर पता ही नहीं है कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, अगर आपको इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता है, तो आप दोनों तरफ इक्वल डालेंगे कैसे? तो बहुत ज़रूरी है कि आपको दो वर्ड के बीच ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये नाउन है या एडजेक्टिव। हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। सो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि अच्छा ये वाले वर्ड नाउन है और ये वाले वर्ड एडजेक्टिव है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, ये सारे जो आपने टॉपिक पढ़े कंफ्यूजिंग नाउन के, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े ही टिपिकल से होते हैं। एक और वर्ड है हमारे पास, दैट इज रूम। बड़ा रूम को लेकर लोग बड़ा रहते हैं, एग्जाम में भी आता है। रूम का मतलब होता है कमरा, लेकिन कई बार जब किसी जगह पे गुंजाइश नहीं है, अब और स्पेस नहीं है, गुंजाइश नहीं है, तो फिर हम इस जगह पर भी रूम का यूज़ करते हैं फॉर स्पेस। जैसे मान लीजिए कि ट्रेन में गए हैं और ट्रेन ठुसी पड़ी है और उसमें कोई जगह नहीं है कंपार्टमेंट में, तो हम क्या कहेंगे? देयर इज नो रूम। किसी एक बेंच में 4 लोगों के बैठने की जगह है और 6 लोग ऑलरेडी बैठे हैं, तो हम कहेंगे देयर इज नो रूम। रूम भी इसी कैटेगरी में आता है। सारे जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं इन्हीं में। देखिए जितने कंफ्यूजिंग वर्ड्स अभी आपको बताए हैं, इनके यूजेस पे अगर हम ध्यान दें तो ये एग्जाम में बड़े ही क्रूशियल क्वेश्चन लेकर आते हैं। आप एक बार पहले ये सारे वर्ड्स कर लीजिएगा और फिर हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं वो फिर हम अपनी अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक आप ये सारे वर्ड्स रिवाइज कर लें। थैंक यू।